नमस्कार छात्रों। जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह, वेदांता क्लास इंदौर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा 2023 में साइंस की मेंस क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए, एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए, जिसमें बेटा आपके जो साइंस है, जो एमपी टेट वर्ग 2 का, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करें। यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस सेट के लिए आपको साइंस स्टार्ट कर दिया है प्यारे बच्चों, जो कि अधिकांश प्रश्न बेटा आपके ऐसे पढ़ा दिए जाएंगे जो आपने टोटल एनसीईआरटी या बेसिक रूप से साइंस को अच्छे से पढ़ा हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम 1 घंटे जितना भी हमारा प्रश्न होंगे उतना आपको क्लियर कराते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सही बच्चों ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समय भी देता चलूंगा बेटा। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको आराम से पढ़ो। और प्यारे बच्चों, आराम से पढ़ने के बाद इसको स्वतंत्र रूप से इसका आंसर देना है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्लाज्मा झिल्ली के सर्वाधिक स्वीकृत मॉडल के अनुसार, प्लाज्मा झिल्ली के सर्वाधिक स्वीकृत मॉडल के अनुसार आपको चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से आपको एक सही बताना है कि कौन सा राइट है। तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, फिर इस पर एनालिसिस भी करेंगे बेटा। और सबसे पहले एनालिसिस करेंगे तो आपको पेपर कॉपी लेकर ही बैठे, क्योंकि बेटा बाल की खाल निकालना मुझे आता है, शब्द की व्याख्या करने मुझे आता है। तो सबसे पहले प्रोटीन की तरल परत फास्फोलिपिड से घिरी रहती है क्या? यह आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लिपिड प्रोटीन की तरल परत में व्यवस्थित रहती है, यह भी बिल्कुल हो सकता है। प्रोटीन फास्फोलिपिड की तरल परत में व्यवस्थित रहती है, क्या यह प्रश्न आपको सही है क्या? तो बेटा सबसे पहले आपको मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूं, फिर आपको आंसर भी बताते चलूंगा। तो इसका आंसर मोस्टली आपको बता दूं कि जो पहले एनालिसिस करते तो उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, बेटा प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, प्लाज्मा झिल्ली की इसको एक नाम देते हैं, जीव द्रव कला। इसका एक नाम क्या है बच्चों? इसे जीव द्रव कला भी कहा जाता है, जीव द्रव कला कहा जाता है। अगर आपसे प्लाज्मा झिल्ली पूछा गया है या जीव द्रव्य, तो इसका एक नाम हमारा जीव द्रव कला कहा जाता है। अगर प्लाज्मा झिल्ली की डायरेक्शन पूछा जाए, ये बेटा एनिमल और बेटा प्लांट दोनों पाई जाती है। एनिमल सेल में पाई जाती है और प्लांट सेल दोनों का हिस्सा होती है। ठीक है, अगर ये पूछे इसका जो निर्माण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली का जो निर्माण होता है वो वसा से होता है, फैट जिसे कहते हैं। और प्यारे बच्चों प्रोटीन से, वसा और प्रोटीन से मिलकर आपके प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। वसा कौन सी होती है बेटा? ग्लाइकोलिपिड वसा होती है। अगर वसा की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड वसा होती है। अगर हम बात करें प्रोटीन की बात करें तो ग्लाइको प्रोटीन। तो यहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोटीन होती है, कौन सी वसा से मिलकर बना होता है। अगर यहां से मॉडल सिंह, जैसे आपको पता है कि जो मॉडल कौन सा था प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित, मॉडल कौन सा था? सिंगर और निकलसन मॉडल दिया था बेटा, सिंगर व निकलसन ये मॉडल दिया था। तो प्यारे बच्चों प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित अगर आपसे मॉडल भी पूछा जाए तो सिंगर और निकलसन मॉडल था। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। एनालिसिस हमने करके देखा, क्या इसका निर्माण वसा प्रोटीन से होता है? ये तो आपको पता चल गया कि वसा प्रोटीन से होता है। पहला पॉइंट आपकी ओर चलते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोटीन की तरल परत बेटा, प्रोटीन की तरल परत फास्फोलिपिड से घिरी होती है, बिल्कुल गलत है।
कोई गिरने का सिस्टम दिया मैंने आपसे, यही तो पूछा कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। ये तो गिरने की बात कर रहा है कि प्रोटीन घेरे होती है फास्फोलिपिड को, ये कतई गलत हो गया, दूर दूर तक नहीं मिल रहा। अगर आपसे बता दूं लिपिड प्रोटीन की तरल परत को व्यवस्थित होता है, ये भी गलत है बेटा। प्रोटीन और फास्फोलिपिड की तरल परत में व्यवस्थित होते हैं, तो यह सही लग रहा है बेटा कि प्रोटीन जो होता है और लिपिड जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के रूप में व्यवस्थित होता है, ना कि प्रोटीन फास्फोलिपिड के रूप में व्यवस्थित होती है। तो राइट आंसर इज द थर्ड। फोर्थ को भी एक बार देख लेते हैं कि फास्फोलिपिड तरल पर प्रोटीन से घिरी रहती है, यह भी किसी से घिरी नहीं होती, तो आपका आंसर होगा थर्ड। बेटा आप डीपली साइंस को पढ़ोगे ना, जब ही जाकर इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। तुच्छ मुच्छ क्लास और नोट्स और किताबों से ये प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं यकीनन कह रहा हूं हमारे ऐप के माध्यम से आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ऐसी ऐसी चीज पढ़ाई जाएंगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। सेकंड प्रश्न क्यों चलते बच्चों, इसका आंसर आपको पता, थर्ड चलेंगे। सेकंड प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्यारे बच्चों। 10 सेकंड का आंसर आपको दे रहा हूं, 10 सेकंड के आंसर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही सरल प्रश्न है और आप पढ़ा है बेटा आपने, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है। प्रश्न आपको यह तो मालूम चल गया कि प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक से संबंधित है, ठीक है। जल्दी से माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक के बारे में आपको बता दें। तो प्रश्न क्या है बेटा, किसे रखने में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक समान होते हैं, अर्थात ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी चीज हरित लवक में भी पाई जाती है और कौन कौन सी चीज माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। तो आपको आंसर क्या है मैं आपको बता दूं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली, डबल माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल होता है, डबल आवरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती है, पर हरित लवक में नहीं होती है, समझे ना। हरित लवक में दो झिल्लियां होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, 90% डीएनए होता है जो केंद्रक में पाया जाता है, बाकी परसेंट जो डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में। तो दोनों में ये तो सेम मिल गया। और राइबोसोम, दोनों बेटा राइबोसोम भी समान होता है, तो पहला तीसरा और डी, तो आपको कौन सा मिल रहा है, पहला और तीसरा डी इसका राइट आंसर है, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है। थाइलेकॉइड्स का संबंध आपको बताना प्लास्टिड से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंध नहीं होता है थाइलेकॉइड का। अगर आपसे पूछा क्रिस्टी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, हरित लवक में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो आंसर आपका सी। इसको एनालिसिस कर लेते थोड़ा, चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई है तो इसको विशेष कर समझने की कोशिश करें। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया प्यारे बच्चों, अगर आपसे सॉरी एक सेकेंड, प्यारे बच्चों अगर हम प्रश्न नंबर का आंसर आपको सेकंड का पता चल गया, पर एनालिसिस करना आपको अनिवार्य है। क्या है एनालिसिस, सबसे पहले बेटा जी अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो कौन किसने की बेटा, कॉलिकर ने की थी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी बेटा। अगर बेटा आपसे पूछा जाए अल्टमैन ने क्या बोला था इसे, अल्टमैन की बात करूं तो इसने बायोप्लास्ट नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था, अल्टमैन सामने दिया था। अगर बेंडा की बात करें, बेंडा, तो बेंडा ने बेटा इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पहली बात तो मैंने डिस्कवरी आपको पता होनी चाहिए कि खोज किसने की और क्या क्या नाम दिया। अगर मैं बात करें माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए होता है, और साथ ही साथ आपको बात करें इसमें
70s राइबोसोम पाया जाता है। 70s राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने % राइबोसोम होता है? 70s राइबोसोम होता है। बेटा इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस। ये बात भी आप ध्यान रखना, कोशिका को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इसमें बेटा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होता है, जिसके कारण ऊर्जा संचित होती है, पावर हाउस कहलाती है। इसी तरह हरित लवक भी बेटा, हरित लवकों में स्वयं का डीएनए होता है। 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर मैं चर्चा करूं यहां पर थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा जितना हो सकता है मैं एनालिसिस कर रहा हूं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर है। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर है। डबल लेयर की बात करें कैसे? देखो, एक बाहरी झिल्ली हो गई, एक आंतरिक झिल्ली हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? डीएनए पाया जा रहा है। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा? राइबोसोम पाया जाता है। और बेटा ये इसको मत भूल जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक प्रोटीन भी पाई जाती है। ये भी आपको आवश्यक रूप से होना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको दे चुके। अगर हम इस प्रश्न की ओर चलें प्यारे बच्चों, ईमानदारी से जो साइंस अच्छे से पढ़ेगा वही प्रश्न कर पाएगा। अन्यथा मेरी क्लास में बेटा अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूं। अच्छे अच्छे प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दो। 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। 15 सेकंड के अंतराल पे आपको ये जल्दी से करो बेटा, जल्दी लगाओ दिमाग बेटा। अगर आपने पढ़ाई की है तो लगा दो बेटा, आग लगा दो प्रश्न में जल्दी से। चलो, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही दैहिक संचरण मार्ग है? दैहिक संचरण का मार्ग का मतलब है कौन सा सही सर्कुलेटरी सिस्टम है, अर्थात सबसे पहले ब्लड कहां कहां से होकर गुजरता है और इसका किस प्रकार से मानव शरीर में कहां कहां संचरण होता है, वो क्रम पूछा है। तो आपको बता दें, आपको पता होना चाहिए बेटा, सबसे पहले आपको कैसे कैसे याद होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका ब्लड की बात करें तो बायां आलिन, कहां पर बेटा? बायां आलिन। ब्लड कहां से चलता है? आपके शरीर में प्योर जो ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, वो कहां से चलता है? बायां आलिन से चलता है। बायां आलिन से रक्त कहां आता है बेटा? बायां निलय में। कहां पर बच्चों आता है? बायां निलय में आपका शुद्ध रक्त आता है। प्योर रक्त की बात कर रहा हूं यहां पर। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है, सबसे पहले बायां आलिन से बायां निलय में जाता है। बायां निलय से बेटा महाधमनी जो होती है, अरोटा कहते हैं। महाधमनी जो होती बेटा अरोटा कहते हैं, अरोटा में जाता है बेटा। उसके बाद धमनियों में जाता है, आर्टरी में जाता है। और धमनी से बेटा आपके कहां आता है? धमनियों से ये आपके टिश्यू में जाता है, ऊतक में जाता है बेटा। आपका ब्लड ऊतक में जाता है, टिश्यू में जाता है। और टिश्यू से ब्लड कहां पे आता है बेटा? सिरा में आता है। और सिरा से ब्लड आपके कहां पर आता है? राइट, दाएं आलिंद में आता है। कहां पे आता है? दाएं आलिंद में आता है। तो संचरण का ये पूरा का पूरा क्रम होता है। तो सबसे पहले बायां आलिंद से बायां निलय, महाधमनी अरोटा में जाता है। अरोटा से धमनी आर्टरी में जाता है, टिश्यू में जाता है, टिश्यू से वेन्स में आता है, वेन से दाया आलिंद में जाता है। तो ये पूरा संचरण का एक प्रकार का क्रम होता है। तो यही क्रम मैच कर लो बेटा। तो बायां आलिंद देख लो पहले, बायां को कहते हैं लेफ्ट। तो लेफ्ट चीज तो 2 में दिखाई दे रही है, लेफ्ट चीज तो 2 दिखाई दे रही है। तो बेटा लेफ्ट चीज में देखो, लेफ्ट ऑरिकल सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल सही है, ये भी सही है। परंतु यहां पर पल्मोनरी का कोई जिक्र नहीं होता। आल निलय की बात कौन आता है? अरोटा आता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर इज द 4। ये कतई गलत, कतई गलत, गलत गलत। तो आपको बता, देखो अरोटा के बाद कौन आ गई? आर्टरी आएगी। धमनी के बाद क्या आएगा? टिश्यू आएगा। टिश्यू के बाद क्या होगी? सिरा आएगी और दायां आलिंद। फिर इसके फेफड़ों में परिसंचरण होता रहता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा प्यारे बच्चों? इज द राइट आंसर इज द 4th वाला इज द राइट आंसर। इसको तो कर लो बेटा, इसको तो सभी बच्चे करके दिखाएंगे। बोलो जय श्री राम बोलो, इसको सब करके दिखाना बेटा। अगर
ये कर लो, मजा आ जाएगा, मजा। जल्दी से 10 से 15 सेकंड का समय ले लो, पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। और बेटा ऐसे प्रश्न अगर आपको कराए जाते तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए। वो प्यारे बच्चों, ईमानदारी से अगर आपको क्लास अच्छी लगे हो तो शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको लाता रहूंगा बेटा, और ऐसे प्रश्न आपको पढ़ना है तो हमारे ऐप पे चले जाओ, कोर्स को परचेज करो, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक सिरा एक धमनी से निम्न की उपस्थिति में भिन्न होती है, अर्थात सिरा और धमनी क्यों भिन्न होती है। चारों ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्या सिरा जो होती है, सिरा की भित्ति मोटी होती है, होती। अगर आपसे पूछा जाए अवकाश का कम होती है, जो कि इसका जो वो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, कोई इसमें कह नहीं सकता। सिरा में रुधिर के हृदय की विपरीत दिशा में बहने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कपाट होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सिरा में रुधिर के हृदय की ओर बहने की प्रक्रिया करने कपाट होते हैं, ये हो सकता है या भी नहीं हो सकता। आपने प्रत्येक बच्चे ने आंसर जरूर पढ़ लिया होगा, आंसर अवश्य पढ़ा होगा, तो आंसर भी बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो आंसर देने की, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं इसका आंसर बेटा भिन्न क्यों है। एक सिरा एक धमनी से निम्न को उपस्थिति भिन्न है क्योंकि बेटा भित्ति ये तो मोटी वगैरह हुआ, बिल्कुल है। अवकाश का कम होता है, बिल्कुल राइट है। अगर अब प्रश्न आता है तो राइट आंसर इज द 3, क्योंकि बेटा आपको पता है धमनी जो होती है, राइट आंसर 3, इसको थोड़ा सा समझ लो। धमनी जो होती है और सिरा जो होती है, धमनी और सिरा की बात करें, धमनी और सिरा, धमनी जो होती है वो हृदय से शरीर की ओर जाती है, शरीर की ओर जाती है। अगर हम बात करें सिरा की बात करें, या सिरा शरीर से हृदय की ओर आती है, हृदय की ओर आती है, हृदय की ओर आती है, तो ये विपरीत हो रही है। धमनी से क्या हो रही है, विपरीत। धमनी कहां जाती है, हृदय से शरीर की ओर जाती है, और सिरा कहां आती है, शरीर से वापस हृदय की आती है, विपरीत क्रम होता है। इसलिए राइट आंसर इज द 3 इज द राइट आंसर है। प्यारे बच्चों, ईमानदारी से ऐसे प्रश्न आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलना स्टार्ट करता हूं। ये सिरा है बेटा आपकी, जो चलेंगे, ये तो प्यारे बच्चों सब बता दोगे, इजी प्रश्न है, सब बता दोगे सब। लगाओ बेटा दिमाग, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, लगाओ बेटा दिमाग। प्रश्न क्या है, चलो प्रश्न आपने पढ़ लिया हुआ, मन में भी प्रश्न आपने दे दिया, आंसर दे दिया। आप तो होशियार हो बेटो, आपने आंसर पढ़कर ही लगा दिया क्या आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, निम्न में से कौन सा लवक वसा का संग्रहण करता है। वसा का संग्रहण के लिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो प्लास्टिड होता है, जिसमें वसा स्टोर होती है, संग्रहण होती है, क्या वो क्या क्रोमोप्लास्ट होता है, क्या इलियोप्लास्ट होता है, या ल्यूकोप्लास्ट होता है, या एमाइलोप्लास्ट होता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्रोमोप्लास्ट तो कतई नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट कतई नहीं होता, एमाइलोप्लास्ट जो होता है इसका आंसर है इलियोप्लास्ट में वसा का संचरण होता है, ठीक है। और बेटा ये राइट आंसर है, ये वाला ये राइट आंसर है। इसमें किसका होता है, इसमें होता है बेटा स्टार्च का होता है, ठीक है। मैं एक एनालिसिस कर देता हूं, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा बेटा, इलियोप्लास्ट। अब मैं इस पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस को भी लेके चलते हैं। तो सबसे आपको पता होना चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वास्तव में वो है या नहीं। टीचर को परखने का एक ही तरीका है कि जो आप पढ़ रहे हो ना उससे प्रश्न बनते हैं क्या नहीं आपके। अगर आप कितना भी दुनिया भर की रामायण पढ़ रहे हो, अगर आपसे प्रश्न बन ही नहीं रहे तो वो रामायण, वो रद्दी, वो किताब या वो नोट्स का कोई मतलब और कोई महत्व नहीं है।
प्यारे बच्चों में एनालिसिस कर देता हूं, तो आंसर इलियोप्लास्ट था। अगर हम प्लस्टिड की बात करें, लवक की बात करें, तो लवक पौधों में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो प्लस्टिड के 3 भाग होते हैं। प्लस्टिड के कितने भाग होते हैं? 3। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, बड़ी लवक को क्रोमोप्लास्ट, और अबड़ी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। टाइप्स ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए ये पौधे के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, पौधे के हरे भाग के लिए जिम्मेदार होता है, पौधे में जितना भी हरा भाग होता है, पत्ती वगैरह जो भी होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण कराने में क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। और पौधे में जितना भी रंगीन भाग होता है, पौधे में जितना भी रंगीन भाग होता है, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, कलरफुल हो, जैसे आप फल देखते हो लाल होता है, आप फूल देखोगे गुलाबी, पिंक, सफेद कलर के फूल होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? बड़ी लवक के कारण होते हैं। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, क्या होता है बेटा? रंगहीन होता है। इसमें बेटा जड़ और तना आता है। इसके अंतर्गत कौन आता है? जड़ और तना। ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत अवड़ी। इसी के 3 भाग होते हैं बेटा, इसी के 3 भाग हैं। अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट को एमाइलोप्लास्ट 3 भागों में बांटूंगा। अमाइलोप्लास्ट बेटा, इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और बेटा प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3। ये बेटा बसा, इसमें बसा स्टोर होती है। इसमें बेटा स्टार्च स्टोर होता है, सॉरी, इसमें बेटा स्टार्च होगा, इसमें वसा होगी, और इसमें प्रोटीन का स्टोर होता है। तो ये सारा मैं बताना चाहता था आपको। तो आंसर आपको पता है कि ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्यों आते? ये सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलो जल्दी से आंसर मारो, 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से आंसर चिपकाओ। ठीक, पढ़ लिया? 15 सेकंड स्टार्ट टाइम आपका, जल्दी से आंसर चिपका दो। चलो पढ़ लिया? अधिकांश लोगों ने पढ़ लिया होगा। बेहतरीन प्रश्न है, आते हैं ऐसे प्रश्न, और जो आएंगे तभी तो आपको कराए जाएंगे। आपसे कौन सी दुश्मनी की सर आप ऐसे प्रश्न कराने? बेटा ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लल्लू टप्पू वाले प्रश्न अब आने वाले नहीं, बंद हो गए। ठीक है, एग्जाम का लेवल हाई हो गया तो अब लल्लू बल्लू वाले प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्र का किसके संश्लेषण का स्थल है? केंद्र का किसके संश्लेषण का स्थल है? सबसे पहले तो केंद्र का किसमें पाई जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। केंद्र का किसका संश्लेषण का स्थल है? क्या प्रोटीन का है? क्या राइबोसोमल आरएनए का है, जिसे हम, अगर मैं बात करूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं आरएनए, या हम संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर एमआरएनए की बात कर सकता हूं इसमें, या क्रोमेटिन। इन चारों में से आपको आंसर बताना है, फिर मैं इस पे एनालिसिस करूंगा, पूरा डिटेल इसके बारे में बताने वाला। तो इसका आंसर बेटा, केंद्र का प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती, केंद्र का क्रोमेटिन का संश्लेषण। क्रोमेटिन क्या होता है? अगर आपने सच में अगर साइंस पढ़ा तो क्रोमेटिन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्रोमेटिन जाल से मिलकर ही गुणसूत्र बनता है। कई सारे जाल मिल जाएंगे तब एक गुणसूत्र का निर्माण होगा। अब आता है आरएनए या एमआरएनए। तो इसका आंसर आपको बता दें कि किसका संश्लेषण करता है बेटा? राइबोसोमल आरएनए का मुख्य कार्य केंद्र का करती है। इसका आंसर ये आ रहा है। अब मैं इस पे एनालिसिस करा रहा हूं तो आप ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इज द सेकंड। प्यारे बच्चों एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस में आपको मैं पूरा डायग्राम विथ चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले तो केंद्र का क्या होती है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका सेल है। प्यारे बच्चों ये क्या आपकी क्या है? सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। प्यारे बच्चों ये आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं?
केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक के अंदर कुछ ऐसा भाग पाया जाता है। केंद्रक के अंदर कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र के ऊपर, तो गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र में बेटा कौन होता है, डीएनए होता है। और डीएनए पर कौन होते हैं, जीन होते हैं। अभी आप कहोगे सर जीन क्या होता है, वो आप ऐप में जाओगे तो वीडियो सारी डली है बेटा, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, विशेषकर कक्षाओं को जीन वगैरह क्या होती है ये समझ लिया बेटा। डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन होती है। एक डायग्राम और सीखो बेटा, एक डायग्राम और सिखाता हूं आपको पूरा। ये आपका केंद्रक है, थोड़ा सा अच्छा बना देते। ये बेटा केंद्रक है। क्या है बेटा, केंद्रक। अब ये बना है, सॉरी ये बना है पूरा केंद्रक, न्यूक्लियस यहां पर पूरा बना है, तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। ये आपका केंद्रक का पूरा क्या है, केंद्रक। ये केंद्रक में बेटा ये गोलाकार रचना है ना, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर ये गोलाकार रचना है, इसी को केंद्र का कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, केंद्र का कहते हैं। इसी को प्यारे बच्चों केंद्र का कह रहे हैं। ये जो गोलाकार रचना है इसी को केंद्र का कहते हैं। और इसमें जो धागे नुमा रचना पाई जाती है, इसमें प्यारे बच्चों धागे नुमा रचना है, ये जाल है धागों का। इसमें धागों का जो जाल है ना बेटा, चलो इसमें जो धागों का जाल है, इस धाग को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। इस जाल को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। क्रोमेटिन नेट लिखा है, यहां पर भी लिखा हुआ क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। इस जाल को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जब जुड़ जाते हैं ना तो गुणसूत्र बन जाता है। क्रोमेटिन से जुड़ने से गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो प्रश्न यहीं से बनना था कि केंद्रका का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों केंद्रका का जो कार्य जो होता है, केंद्रका का सबसे कार्य जो होता है आरएनए का संश्लेषण करना। पहला कार्य क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण करना। संश्लेषण का मतलब आरएनए का संश्लेषण किसके साथ करेगी, तो आपका आंसर राइबोसोम के साथ। तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए कि राइबोसोम के साथ। तो आरएनए का संश्लेषण करना केंद्रका का मुख्य कार्य है। और केंद्रका की जो खोज की थी फोंटान ने की थी, शायद किसने की थी, फोंटान ने केंद्रका की खोज की थी। अगर एक प्रश्न यहां से और आता है, केंद्रका को कोशिका की राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। एक पॉइंट आ जाता है कि केंद्रका को कोशिका की, ये प्रश्न पूछा जाएगा बेटा आपका, कोशिका की राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि केंद्रका क्या होती है, क्या क्या भाग होते हैं। मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने वाला हूं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब तो बता दो, ये प्रश्न आप जल्दी सॉल्व कर लो, जल्दी बताओ, जल्दी से प्यारे बच्चों। 10 से 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। 10 से 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया तो मैं इस पे थोड़ा सा और देखते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, ये डबल हो गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, हम पूरा देख लेंगे इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें, प्रश्न आपने पढ़ लिया, 10 सेकंड आपको समय भी देख लिया है। अब आपसे पूछा जाता है, आपसे अगर पूछा जाता है, पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, जोड़ा सुमिलित नहीं है, तो आपको कौन सा आंसर होना चाहिए। तो मैं आंसर की ओर चलने वाला हूं। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, आंसर भी लगा दिया होगा, आप धुरंधर हो। मैंने कह रहा था प्रमस्तिष्क को बेटा क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। इसे को क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं इसे, सेरिब्रम। क्या कहते हैं बेटा, सेरिब्रम कहते हैं। अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हो रहा है।
मेडुला ऑब्लांगेटा को मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, मेरुरज्जु को मेरुरज्जु कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ध्यान रखेंगे सेरिब्रम ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है सेरिब्रम। अगर आपसे पूछा जाए सेरिब्रम हो गया और मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, मेडुला ओब्लांगेटा हो गया, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। कौन सा भाग है? ये दोनों के दोनों पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। पहले इतना सीख लो, मैं एनालिसिस करा रहा हूं, ये दोनों के दोनों पश्च मस्तिष्क का भाग। इनमें से प्रमस्तिष्क क्या करता है? राइट है, ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है सोना, चलना, जगना, खाना पीना, ये सारा का सारा कार्य करता है प्रमस्तिष्क करता है। ये राइट आंसर है, ये जोड़ा गलत नहीं है। क्वेश्चन आएगा अनुमस्तिष्क क्या करता है? सेरिबेलम क्या करता है? शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। बच्चों ये भी बिल्कुल राइट है, ये भी बिल्कुल राइट है। और मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है? न्यूमेटोटॉक्सिकिन नहीं, मेडुला ओब्लांगेटा का ये कार्य नहीं है। मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य है अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करना, जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, ये सारा कंट्रोल करता है। और मेरुरज्जु ये राइट है। तो आपका बच्चा आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा। आपका आंसर कौन सा? ये सुमिलित नहीं है, मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल। तो आंसर आपको पता चल गया तीसरा। अगर यहां पर थोड़ा सा और दे रहे हैं, देख लें कि ये मेडुला ओब्लांगेटा कहां है। देखो बेटा, ये प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क हो गया, ये प्रमस्तिष्क के ये वाला पश्च मस्तिष्क हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया और मेडुला ओब्लांगेटा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं आपको दिखा सकता हूं डायग्राम के माध्यम। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ जल्दी से, ये करके दिखाओ। प्रश्न आपको पढ़ो ईमानदारी से, क्या प्रश्न कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। चले, प्रश्न आपने पढ़ लिया, मैंने भी प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करता हूं। बेटा प्रश्न है आपातकालीन स्थिति में हमारे शरीर में एक को छोड़कर परिवर्तन, क्या परिवर्तन होते हैं? आपातकालीन में या संकट के क्षेत्र में इनमें से एक को छोड़कर क्या क्या, कौन कौन से परिवर्तन? तो बेटा जब आपको मैं आपातकालीन की बात करूं, आपातकालीन क्या है यहां पर? प्यारे बच्चों ये तो आप सॉल्व कर लोगे बेटा। अगर मैं आपातकालीन की बात करूं, आपातकालीन क्या होता है? तो आपातकालीन संकट, जब आप संकट में होते हैं या आपको डर लगता है, आप भयभीत होते, चिंता में होते हैं, तो क्या होता है? क्या आपके हृदय की दर बढ़ जाती है? बिल्कुल राइट है, ये राइट है सर, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती, डर लगता है, तेज तेज बेटा आपकी धक धक दुक 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 होती है। बेटा मस्तिष्क और फेफड़े, हृदय, रक्त वाहिनियों में विस्तरण हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्तरण हो जाता है, मतलब मस्तिष्क में भी कौद होती है। मतलब आप समझ रहे हो, जब डर लगता है तो एकदम मस्तिष्क, ब्रेन एकदम धक 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 काम करता है बेटा, एकदम आंखें आपकी ऐसे फैलने लगती है, तो मस्तिष्क के कारण होती है। आपके हृदय धक 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 करने लगता है बेटा, खून का संचरण, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। तो बेटा ये तो होता है, ये होता है। श्वसन विसरण होता है, बिल्कुल, सांस लेना एकदम हा कर दो तो अब दिल पे हा करने लगते, तो श्वसन दर भी बढ़ जाती है। डर के समय मूत्र सजन की क्रिया नहीं ज्यादा होती। पर आप कहोगे सर डर में तो हमारा मूत्र निकल जाता है, मूत्र निकल जाता है। नहीं बेटा, मूत्र विसर्जन की क्रिया नहीं होती। तो सारे के सारे राइट आंसर है। पूछा एक को छोड़कर, तो कौन सा? तो आपका आंसर क्या होगा? मूत्र विसर्जन की क्रिया राइट आंसर है। तो आंसर इसका 4 नंबर। बेटा एक प्रश्न यहां से मैं और निकाल रहा हूं, चित्र में, चलो एक प्रश्न मैं यहां से निकाल रहा हूं, शायद आपको जानकारी होगा। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या? एड्रीनेलिन हार्मोन को, एड्रीनेलिन हार्मोन को
संकटकालीन हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसका अन्य नाम भी पूछा जाए, इसका अन्य नाम पूछा जाए लड़ो या उड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो के नाम से भी जाना जाता है। हर तरह के कॉन्सेप्ट आपको सिखाकर जाऊंगा। एक बार हमारी क्लास को ऑनलाइन लेकर देखिए, आपको लगेगा कि बेहतर से भी बेहतर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलो चलेंगे, चलो आ जाओ। ये प्रश्न सबको पता है क्या? पढ़ो जल्दी से। ये तो सबको पता होना चाहिए बच्चा, क्योंकि जब भी आप ब्लड पढ़ते हैं तो ब्लड में ये प्रश्न आता है। पढ़ने का तरीका क्या है वो आज की नॉलेज में आपको बता दूं। आज क्या चल रहा है कि फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा कराई जा रही है। फैक्चुअल नॉलेज का मतलब है कि वन लाइनर में आपको सब कुछ निपटा दिया जाता है, पर उसके आगे अंदर की डिटेल बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो अंदर की डिटेल हम आपको क्लियर कराएंगे। जल्दी आप बेटा बस आंसर कर दो इसका जल्दी से। प्रश्न क्या है हमारा? AB रक्त समूह के बारे में पूछा गया। ठीक है, पढ़ लिया। आपके ब्लड कितने होते हैं? आपके ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ब्लड ग्रुप जो होता है वो कितने होंगे? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और बेटा ओ होगा। तो ए बी ओ। ठीक है, ए बी ओ रक्त समूह मुख्यतः निर्भर करता है। ब्लड ग्रुप जो ए बी ओ और ए बी ये किस पर निर्भर करते हैं? ये किस पर निर्भर करते हैं? तो आंसर आपको देना पड़ेगा। ये किस पर निर्भर करते हैं प्यारे बच्चों? लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर उपस्थित प्रतिरक्षा WBC। प्रतिरक्षा को एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी नहीं करता बेटा। एबीओ एंटीबॉडी पर निर्भर नहीं करता। सफेद, ये तो बिल्कुल ही गलत है बेटा। जो आरबी एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं वो आरबीसी के ऊपर पाई जाती है, WBC पर नहीं पाई जाती। ये हो सकता है प्लाज्मा, गलत हो गया। राइट आंसर ऑफ टी। लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर उपस्थित प्रतिजन जो होते हैं उसे एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। तो इसका राइट आंसर 3। एनालिसिस करते हैं, अभी पूरा आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा क्या। ठीक है, क्या है बेटा? सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है क्या चित्र में? ये आरबीसी है, यहाँ भी बच्चों आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है। ये रेड कलर की होती है वो आरबीसी होती है। आरबीसी पर क्या पाया जा रहा है बेटा? एंटीजन। आरबीसी पर कौन पाया? एंटीजन। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, चलो सीख लो बेटा। जो रक्त की विभिन्नता होती है ना बेटा, रक्त की विभिन्नता, विभिन्नता का मतलब क्या होती है? अलग अलग रक्त जो अलग अलग होता है ना, रक्त की जो विभिन्नता होती है, अलग होता है, वो एंटीजन के कारण होती है। किसके? एंटीजन के कारण होती। एंटीजन का, जैसे इस प्रश्न की लाइन का मतलब क्या है? हम दो भाई हैं, हम बहन भाई की बात करें तो हम 3-4 बहन, 4 भाई, 2 बहन 2 भाई हम। तो बेटा मेरी बड़ी बहन का ब्लड ग्रुप कुछ अलग है, मेरा ब्लड ग्रुप कुछ अलग है, मेरी माँ का ब्लड ग्रुप कुछ अलग है। तो घर में हमने जन्म तो लिया था माता पिता से, एक ही दंपत्ति से जन्म लिया, फिर भी हम लोगों भाई बहनों ब्लड ग्रुप क्या हो रहा है? अलग अलग होता है। मेरे बड़े भैया का O है, मेरा A है। तो बेटा O और A अलग अलग है ना, तो रक्त की विभिन्नता या रक्त की अलग होने का कारण कौन होता है? एंटीजन होता है। एंटीजन के कारण ही बेटा रक्त अलग होता है, रक्त की विभिन्नता अलग अलग होती है। अब सारे बच्चों एक बार और चेक करने की बात, आरबीसी के ऊपर, ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर ही एंटीजन होता है, जिसे हम कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ए या कैपिटल बी, या कैपिटल ए रखेंगे या कैपिटल बी रखेंगे। अगर हम आरबीसी के ऊपर ही एंटीबॉडी होती, आरबीसी के ऊपर क्या होते हैं? एंटीबॉडी, जैसे हम स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए या स्मॉल बी। समझने की कोशिश करना, इसलिए बता रहा हूं कि रक्त की विभिन्नता का कारण प्रतिजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता। तो इसलिए उसमें प्रतिजन लिखा था, इसलिए मैंने आंसर लिया था। ठीक है,
इसमें देख लो बेटा, ब्लड ग्रुप वाले ए में एंटीजन कौन होगा? एंटीजन ए होगा। और एंटीबॉडी की बात करें ना बेटा, इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो इसमें बी होगी। अगर एंटीबॉडी की बात करें बी, अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें एंटीजन क्या होगा? बी। एंटीजन क्या? एंटीजन बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए। अगर बात करें कि टैब ब्लड ग्रुप ए की, इसमें एंटीजन क्या है? एंटीजन बात करें तो ए बी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, इसमें बेटा एंटीबॉडी नहीं होती। अगर बात करें कि टैब्स ओ में, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, और परंतु एंटीबॉडी दोनों होती है, एंटीबॉडी दोनों होती है। इसलिए बेटा ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति सभी को दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं होता। इसके पीछे एक कहानी भी चलती है, पूरा एनालिसिस चलता है, वो आपको मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कराता चल रहा हूं। इसका तो आंसर दे दो जल्दी से, ये तो पता ही होगा। चलो जल्दी आंसर मारो प्यारे बच्चों, जल्दी आंसर। क्या लिखा है? प्रश्न आपका है कि मेरुरज्जु की गुहा कहलाती है। सबसे पहले मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। जो मेरुरज्जु की कैविटी होती है, स्पेस होता है, उसे क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। क्या वो एंटीरोसील होती है? क्या वो ब्लास्टोसील होती है? क्या वो साइजोसील होती है? क्या वो न्यूरोसील होती है? आपको आंसर बताना। तो सबसे पहले मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं, मेरुरज्जु की बात करूं, ये प्रतिवर्ती क्रिया करती है हमारे शरीर में। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, रिफ्लेक्शन एक्शन जो होता है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? सांस लेना, छींकना, ठीक है, ये सारी की सारी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो गुहा होती है, उस गुहा को आपको ध्यान रखना, क्या कहते हैं? न्यूरोसील कहते हैं। इसका राइट आंसर न्यूरोसील होता है, क्योंकि बेटा ये ब्रेन से संबंधित होती है, और ब्रेन से ही न्यूरॉन निकलते हैं, संदेश निकलते हैं, आवेग निकलते हैं, जो इसके माध्यम से चलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका न्यूरोसील होगा। मुझे पता है इससे पहले आपने ये प्रश्न नहीं पढ़ा था, ये तो पता ही होगा प्यारे बच्चों। अगर पढ़ा है आपका दम है, दम का मतलब आपका जिगरा है, तो प्रश्न का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, ठीक है? पढ़ लिया? चले, अगर आपने प्रश्न को भली भांति पढ़ लिया तो आंसर क्या कहना है, तो मैं आपको समय भी देता चलता हूं, और आप भी बेटा होशियार हो तो जल्दी फास्ट कर लेते हो, क्योंकि बेटा 2023 की जिंदगी जी रहे हो। 2023 में बहुत कुछ बदल गया है, आप जी रहे हो। तो बेटा क्या करना है? प्रथम हृदय ध्वनि क्या होती है? प्रथम हृदय ध्वनि क्या होती है? जो हार्ट साउंड होता है वो क्या होता है? हृदय ध्वनि प्रथम पूछा गया है, तो सबसे पहले सिस्टोल के अंत में लव के रूप में होती है, हो सकता है, क्योंकि ध्वनि कब उत्पन्न होती है? पहली ध्वनि बताऊंगा, पहले आंसर चेक कर लेते। निलय के संकुचन के शुरुआत में लव के रूप में, ओ भाई साहब ये भी हमें लग रहा है। सिस्टोल के समय डब, तो प्रथम पूछा डब, तो ये पहली ध्वनि होती लव, दूसरी होती डब, ये गलत कर दिया, डब ये गलत कर दिया। अब आंसर बचता पहला और दूसरे में। तो आपको बता दें, अगर मैं आंसर यहां पर देना चाहूं इसका, तो राइट आंसर इज द, क्योंकि जो साउंड उत्पन्न होता है वो निलय के संकुचन, निलय के सिस्टोल के कारण लव उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर है निलय के संकुचन के या सिस्टोल के संकुचन पर लव उत्पन्न होता है, और लव को ही प्रथम ध्वनि कहते हैं। अगर मैं यहां पर एनालिसिस करूं थोड़ा सा, ये आपका मोहब्बत है, यही लव मोहब्बत है, जो धड़कन सुनाई पड़ता है मुझे, कहते ना बेटा मुझे इसके प्रति बड़ी धड़कन है, आवाज सुनाई पड़ रही है लाला, यही है बेटा। तो हृदय ध्वनि जो होती है प्यारे बच्चों, हार्ड हृदय साउंड होता है, हृदय ध्वनि दो प्रकार की होती है, वैसे अपने सिलेबस में दो ही पढ़ेंगे। हृदय ध्वनि जो होती है दो प्रकार की होती है,
वो दोनों प्रकार आप समझ लो। पहला प्रकार होता है लव ध्वनि, जो आपको प्यार मोहब्बत के जल जान में फंसाती, लव ध्वनि, लव साउंड। दूसरी साउंड होता है डव साउंड, ये ब्रेकअप हो जाता है ना, जब रोते हो दिल में दर्द होता है, वो वाली ध्वनि है। और जब प्यार होता है तो ये वाली ध्वनि है। जब ब्रेकअप हो जाता है डव ध्वनि है। तो ये कब उत्पन्न होती है, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। ये कब उत्पन्न होगी, जब आपको बता दें आपके हृदय में कपाट होते हैं। त्राई कपसेड को हम त्रिबलनी कपाट कहते हैं। त्रिबलनी पढ़ा है क्या बेटा, त्रिबलनी कपाट? क्योंकि टेस्ट के माध्यम से मैं इतना पूरा तो समझा नहीं सकता कि पूरा डिटेल करा दूं, और भी प्रश्न सॉल्व कराने पड़ते हैं। तो त्रिबलनी कपाट जिसको हम ट्राई कपसेट कहते हैं, द्विबलनी कपाट जिसे बाई कपसेट कहते हैं, इनके बंद होने पर, ट्राई कपसेट और बाई कपसेट कपाट के बंद होने पर कौन उत्पन्न होता है, लव ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम डव ध्वनि की बात करें तो ये पल्मोनरी कपाट, ये बेटा पल्मोनरी बल्ब या एरोमेटिक कहते हैं इसको, एरोमेटिक कपाट, एरोमेटिक ही शायद, हाँ, एरोमेटिक बल्ब कपाट के बंद होने पर उत्पन्न होता है ध्रुव ध्वनि। ठीक है। अगर यहां से एक चीज भी बात करें, ये बताओ प्यारे बच्चों, ये ध्वनि किससे सुन सकते हैं? तो आपको पता है स्टेथोस्कोप के माध्यम से, स्टेथोस्कोप के माध्यम से इन ध्वनियों को सुन सकते हैं। हिंदी में उसके आला कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, आला। जो डॉक्टरों के पास होता है ना बेटा, जो आला कान में लगा होता है, वो चेक करते हैं दिल को, दिल की धड़कन को चेक करते, उसे आला कहते हैं। तो साउंड जो होता है वो स्टेथोस्कोप के साथ के माध्यम से सुना जा सकता है। और बेटा इसकी खोज जो की थी, इसकी खोज किसने की थी, लाइनेक नाम के वैज्ञानिक ने स्टेथोस्कोप की खोज की। बेटा इतनी डीप पढ़ने के बाद आपके हर प्रश्न बनने वाले। चलो ये तो बता दो, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा कर रहे हैं। ये जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ, मजा आ जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है, इससे बेहतरीन प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। बेहतरीन ही प्रश्न लेके आया हूं बेटा, जल्दी से आंसर बताओ। 10 से 15 सेकंड का समय, मैं हट जाता हूं साइड से। चलो पढ़ लिया? चलो अगर आपने पढ़ लिया तो ईमानदारी से मैं अभी आपको समझाता। मस्तिष्क की मिनेक्स का बाहर से अंदर का सही क्रम, ये बताओ। पूछा क्या है, मस्तिष्क के अंदर आप जाओगे तो क्रम बताना कि पहला कौन सा गेट मिलेगा। जैसे आपको पता है, जब आप घर से बाहर से घर अंदर जाते तो आपसे किसी ने आपसे पूछा कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं, तो आप बताते हो कि पहला एक बड़ा गेट आता है, फिर एक छोटा गेट आता है, फिर जीने वाला गेट आता है, फिर ऐसे किचन वाला गेट आता है, तो पूरा समझाते हो। यही पूछा है कि मस्तिष्क के बाहर से अंदर जाओगे, ये मस्तिष्क है बेटा। मस्तिष्क से बाहर से कहां जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो उसके भाग पूछा है वो कौन सा क्रम है। तो इसका आंसर आपको ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नॉइड, नहीं, 3 क्रम होते हैं। 3 क्रम कौन से होते हैं, पहले नंबर पर आता है ड्यूरा मैटर, दूसरे नंबर पे आता है अरेक्नॉइड, और तीसरे नंबर पर आता है पाया मैटर। तो पहले आपको मस्तिष्क का कौन सी लेयर मिलेगी, ड्यूरा मैटर मिलेगी, फिर अरेक्नॉइड मिलेगी, फिर पाया मैटर। इसमें ऐसा कोई नहीं दिया बेटा, तो इसका राइट आंसर इज द फर्स्ट, इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेजर के माध्यम से भी बता सकता हूं, लेजर सीख लो, लेजर के माध्यम सीख लो। देखो यहां पर चित्र है, तो चित्र को मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, ओके। देखो बेटा, सबसे पहले मस्तिष्क में अंदर प्रवेश करो तो आपकी हड्डी मिलेगी, बोन मिलेगी। ये आपकी कौन मिलेगी, बोन। इतना जो भाग है वो कौन है, बोन वाला भाग है। जो क्रेनियन बॉक्स वगैरह होते हैं, क्रेनियन हड्डी वगैरह जो होती है, वो आपकी बोन मिलेगी। उसके बाद ये जो नीले कलर की दिखाई देती है, उसी को क्या कहते हैं, पहली लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं।
जो पिंक कलर की दिखाई देती है उसे अरेक्नोइड कहते हैं, और जो ये वाली लेयर है, ये दिखाई दे रही पतली सी लेयर है, उसी को पाया मैटर के नाम से भी जाना है। उसके नीचे कौन आ जाता है, हमारा ब्रेन आ जाता है, मस्तिष्क पूरा का पूरा रखा होता है। तो ये इस प्रकार की लेयर मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दे दो, नेक्स्ट प्रश्न का आप आंसर दे दो, मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर इतने धांसू प्रश्न कहां से लेकर आते, सर निकालने पड़ते बेटा, आपका पेपर भी तो धांसू है। हंसी खेल तो रही है कि शिक्षक बनना, आजकल हर चीज में बेटा क्या हो रहा है, घपला हो रहा है, हर चीज में घपला हो रहा है। तो घपले के लिए आपको नंबर भी तो अच्छे चाहिए। ठीक है, प्रश्न आपको पढ़ने, और प्रश्न आपको क्या है, लो आप दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, चलो अब तो दिखाई दे रहा होगा सबको, थोड़ा मैंने छोटा भी कर दिया। चले, हार्मोन उसके श्रावण स्रोत से सम्मिलित करना है, जल्दी से करो। अच्छा प्रश्न है, जिसने बेटा हार्मोन वाला टॉपिक पूरा डिटेल से पढ़ा होगा वो ही चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैं कहता हूं यस, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप प्रश्न बनाने वाले नहीं, प्रश्न बनाने वाला भी धांसू है, उसको भी लगता है कि किस टाइप के प्रश्न डालने। आजकल एनसीईआरटी का जमाना ज्यादा चल रहा है, तो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा फोकस आपको रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सोमेटोस्टेरोन का मिलान करो, मेलाटोनिन का मिलान करो, एल्डोस्टेरोन का मिलान करो, प्रोजेस्टेरोन। हमको अगर 2 या 3 हमने मिला लिए ना, हमारा काम बन जाएगा। 2 या 3 हमको आना चाहिए, वो मैच हो जाएगा। बाकी सब तो कुछ लिखा है बेटा, क्या लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सोमेटोस्टेरोन की बात करें तो कौन सा है। तो सोमेटोस्टेरोन जो हार्मोन मुझे पीरियड ग्रंथि है नहीं कार्पर, तो बेटा मिल गया मेरा। सोमेटोस्टेरोन का होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले 2 हार्मोन थे पहले, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरोन हाइपोफाइसिस थे। इसमें बेटा आपका सोमेटो टॉपिक रखा था या नहीं रखा था, अगर आप पढ़ के वीडियो को देखो तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी उसमें। तो इसका आंसर एडिनो हाइपोफाइसिस हो गया। मेलाटोनिन की बात करें तो मेलाटोनिन जो निकलता है वो आपके पिनियल ग्रंथि से निकलता है। पिनियल ग्रंथि से कौन निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन, जो आपके आप मेलाटोनिन की मेलाटोनिन है ना, ये बेटा आपके रंग का जो भी, ये कह सकते हैं कि आपके रंग को हल्का करता है। एक मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो आपके गहरा करता है, वो भी आपको दे। तो बेटा आपका ये पूरा हो गया। तीसरे की बात करें, एल्डोस्टेरोन होता है वो एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलता है। तो 3 का चौथा, पहले इतना मिला लो, इतना मिला लोगे तो हमारा आंसर भी मिल जाएगा। पहले का कौन सा लगाया आपने, ठीक, इसमें कुछ एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस सही है, इसमें 2 दे रहा है। लैंगरहैंस की दीप का, हाँ सही है, थोड़ा बेटा थोड़ा सा यहां से मिस प्रिंट कर गए हम थोड़ा सा। सोमेटोस्टेरोन है लैंगरहैंस की दीप का, पहले का 5 हो गया, पहले का क्या हो गया, 5 हो गया। मेलाटोनिन की बात करें, पहले दूसरे का पहला हो गया। अगर सी की बात करें, एल्डोस्टेरोन की बात करें, एल्डोस्टेरोन होता है एड्रिनल, तो चौथा। 51-4 कौन है क्या, 51-4, 51-6, 51-4, तो राइट आंसर हमारा 4th इज द राइट आंसर है। तो आपको ऐसे ही मैच करना पड़ेगा, थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो दिमाग घूम जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया। चलो भैया आ जा, इस पे ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो था सेरिब्रम वाला प्रश्न था, मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। अनुमस्तिष्क पर चर्चा कर सकता, मेडुला ऑब्लांगेटा और डायनसेप्लॉन पर। पर एक चीज बतानी मुझे, सबसे पहले प्रश्न को आप पढ़ो, पर मैं एक चीज आपको बताऊं, क्योंकि इसमें मैं अधिकांश चर्चा जो इसी तरह का एक प्रश्न आया था मैं वहां पर चर्चा कर चुका हूं। प्रश्न क्या है, शराब के सेवन से सबसे अधिक प्रभावित करता है, शराब सबसे अधिक किसको प्रभावित करती है, या आंसर क्या है, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा या डायनसेप्लॉन।
ये आंसर बताना है। सबसे पहले आपको बता दो, प्रमस्तिष्क हो गया और डायनसेफलन हो गया, ये दोनों के दोनों अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। ये दोनों के दोनों प्यारे बच्चों अग्र मस्तिष्क के, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो पश्चिम मस्तिष्क होते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है मैं सारी चीज बता चुका हूं, तो इसका कार्य क्या होना चाहिए, वो क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो शराब का सेवन से अधिक शराब सबसे प्रभावी होता है, वो आपका होता है सेकंड वाला आंसर, 2 इसका राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं मुझे, हाँ 2 ये इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो अनुमस्तिष्क जो होता है, सेरिब्रम जो होता है, वो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग, वैसे आपसे लिवर, शराब पीने से सबसे ज्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो लिवर होता है। परंतु आपका दिमाग का कितना खतरनाक प्रश्न पूछा गया कि शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, डैमेज होता है, तो वो आंसर आपको कौन सा लगाना पड़ेगा, सेरिबेलम, जो कि पक्ष भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, जल्दी से बताओ। चलो, पेस मेकर वाला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से प्रश्न पढ़ो, 15 सेकंड का समय दे रहे हैं बेटा। पेस मेकर की बात करें, ठीक है। जल्दी लगाओ प्रश्न। प्रश्न क्या है, आराम से आपने प्रश्न आराम से पढ़ लिया होगा। अगर आपने ईमानदारी से प्रश्न पढ़ा होगा तो इसको अच्छे से क्या बेहतरीन प्रश्न सोल्व कर सकते। क्या है सर, हृदय में गति प्रेरक या पेस मेकर कहां स्थित होता है, पेस मेकर कहां पर स्थित होता है। आपको यही बताया जाता है कि पेस मेकर का, कृत्रिम पेस मेकर क्या होता है, फलाना। बेटा इसके ऑप्शन सुन लो, चिट्ठी निकल जाएगी, ऑप्शन से प्रश्न सॉल्व होगा। इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ा ही नहीं जाता। तो आपको बता दूं, पेस मेकर जो होता है वो बाएं आलिंद में पल्मोनरी सुराख के छिद्र में समीप बिल्कुल नहीं पाया जाता। पेस मेकर कभी बाएं नहीं पाया जाता। अंतरनिलय पट्टी, निलय में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अंतरालिन पट्टी नहीं। आंसर इज द राइट कि दाएं आले में यूस्टेकियन कपाट के समीप। तो इसका आंसर कौन सा, सेकंड। मैं एनालिसिस कराऊं, मैं इसका आंसर आपको सेकंड दे चुका हूं, इसका एनालिसिस करा देता हूं। तो एनालिसिस में आपको देखो, चित्र मेरे पास है, चित्र मेरे पास डला है, देखो उधर देखो, ये बेटा ये पेस मेकर है बेटा, ऐसे नोड और बेटा ए बी नोड, ऐसे नोड हो गया और ए बी नोड। तो ये कहां पर पाए जाते हैं, तो आप कहोगे दाएं आलिंद में। कहां पर बेटा, दाएं आलिंद में पाए जा रहे हैं। तो दाएं आलिंद में देखो ये जो है ना बेटा, संकुचित गांठें, इसी को क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। सबसे पहले पेस मेकर की कहानी आप सुन लो मुझसे, इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। अगर हम पेस मेकर की कहानी आपको बताऊं बेटा, पेस मेकर, पेस मेकर क्या है, तो पेस मेकर से बेटा हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है। हृदय की धड़कन, जो गाना था ना बेटा, धड़कन धड़कन मेरी धड़कन तेरी धड़कन, तो धड़कन जो उत्पन्न होती है वो किससे उत्पन्न होती है, पेस मेकर से। यही पेस मेकर धड़कन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ज्यादा हो जाती कम, कम हो जाती ज्यादा करने का कार्य पेस मेकर करता है। अगर हम पेसमेकर की बात करें तो 2 प्रकार के पेसमेकर होते हैं। एक प्राकृतिक पेसमेकर होता है, प्राकृतिक पेसमेकर होता है, एक होता है कृत्रिम पेसमेकर, एक होता है प्यारे बच्चों कृत्रिम पेसमेकर, कृत्रिम पेसमेकर, कृत्रिम पेसमेकर। प्राकृतिक पेसमेकर में कौन आता है, एसी नोड ए बी नोड। कौन आता है प्यारे बच्चों, यहां पर अगर पूछा जाए तो इसमें ऐसे नोड आएगा और बेटा ए बी नोड होता है, ए बी नोड होता है। परंतु आपको बताएं प्यारे बच्चों, ऐसे नोड जो होता है धड़कन, ये धड़कन उत्पन्न करता है, धड़कन उत्पन्न करता है ऐसे नोड। तो इसीलिए बेटा ऐसे नोड को ही हम प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं।
ऐसे नोड को क्या कहते हैं? प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि ऐसे नोड को क्या कहते हैं? प्राकृतिक पेसमेकर। अगर हम कृत्रिम पेसमेकर की बात करें तो आपको बता दें, जब आपका ऐसे नोड खराब हो जाता है, प्राकृतिक पेसमेकर खराब हो जाता है, धड़कन उत्पन्न नहीं होती, तो डॉक्टर के द्वारा आपका कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। उस कृत्रिम पेसमेकर का जराविक सेवन नाम है। तो कृत्रिम पेसमेकर का नाम क्या है? जराविक सेवन। और वार्ने, एक क्लार्क नाम का व्यक्ति था, वार्ने क्लार्क रोई क्लार्क, थोड़ा नाम भी देख लेंगे, थोड़ा मेरा अनुसार तो यही है। वार्ने क्लार्क रोगी को सबसे पहले ये लगाया गया था जराविक सेवन। ठीक है, अब आपको ऐसे नोड वगैरह सब समझ में आ गया हो। चलें, इस प्रश्न को आप सॉल्व करके दिखाओ। ये करके दिखाओ लाला, ये करके दिखाओ। इसको अगर बीटाकार, कई किताब में मैं इसको एक ऐसे लिख सकता हूं क्या? बीटेकर, किताब में बीटाकार या बीटेकर एकल सही लिख देता हूं इसको। तो आप कंफ्यूजन ना हो ना कि सर हमने तो ऐसे लिखा था, ऐसे पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी जगह हमने बीटाकार या बीटेकर लिख दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, पढ़ लिया। ठीक, अगर आपसे पूछा बीटेकर प्रसिद्ध क्यों थे, बीटेकर प्रसिद्ध क्यों थे, बताओ। क्या बीटेकर ने द्विजगत वर्गीकरण दिया था? क्या बीटेकर ने 4 जगत वर्गीकरण दिया था? क्या बीटेकर साहब ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था? या द्विजगत, या जीवाणु, नील, हरित, शैवाल? चारों में से आपको बता दे कि बीटेकर साहब ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, इसलिए इनका आंसर इज द राइट, 3 इज द राइट आंसर है। द्विजगत, 3 ये सारी गलत है। तो बीटेकर का संबंध किससे है? 5 जगत प्राणी से है। मैं आपको वो दिखा देता हूं एक बार वो भी देखते चले। क्या है बेटा बीटेकर की कहानी क्या है? तो बीटेकर साहब ने, ये बीटेकर साहब ने 5 किंगडम दिया था। कितना दिया था? 5 किंगडम, 5 जगत दिया था। 5 जगत में किस किस को रखा था? 5 जगत में जंतुओं को रखा था, पौधों को रखा था, कवकों, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, इन सारी चीजों को रखा था 5 जगत में। ये बीटेकर साहब ने कहा। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं प्यारे बच्चों, अगर मैं आप दूसरा प्रश्न पूछूं, देखो इधर से ही पूछ लेता हूं डायरेक्ट। ये बताओ प्यारे बच्चों कि द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया था? अगर प्रश्न आया द्विजगत का वर्गीकरण किसने किया था, वो लिन्नियस ने किया था। किसने किया प्यारे बच्चों? लिन्नियस साहब ने दिया था, जिसमें एनिमल और प्लांट को बांटा था। 4 जगत किसने दिया था? कॉपलैंड ने दिया था। कॉपलैंड साहब ने 4 जगत का वर्गीकरण किया था। आपको 4 जगत के बारे में पता होना चाहिए, और 5 जगत को आपको पता है बीटेकर साहब ने दिया। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 3 जगत का वर्गीकरण किसने दिया, आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं कि 3 जगत का वर्गीकरण किसने किया है, तो आप बता सकते हो। बताओ, मैं बता दूं तो एक अर्नेस्ट हीकल साहब थे। अर्नेस्ट हीकल साहब ने 3 जगत का पद्धति जनक कहा जाता है। तो आपको 2 जगत का पूरा बता दिया, और 4 जगत का, 5 जगत का, 3 जगत का। बेटा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जब आपसे बनोगे नहीं तो मुंडी पर हाथ रखकर घूसा दे लेना मुंडी में। चल, लास्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं बेटा। आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक, लास्ट प्रश्न क्या है? आज का लास्ट प्रश्न क्यों, इसको आप पढ़ो, आंसर दो। 10 से 12, 10 सेकंड का समय दे देता हूं। 10 सेकंड ले लो बच्चों, 10 सेकंड। उस तंत्र का सेतु का नाम बताइए, उस तंत्र का जॉइंट का नाम बताइए जो आपके मस्तिष्क में 2
प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध को जोड़ने का कार्य करते। कहने का अर्थ है उस भाग को बताइए जो सेरिब्रम के दो भागों को बीच में जोड़ने का कार्य करते। ये मान के चलो ये सेरिब्रम है, ये जो भाग है सेरिब्रम का एक भाग, सेरिब्रम का एक भाग और सेरिब्रम का दो भाग, तो इस भाग को क्या कहते हैं, उस दोनों क्या कहते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, कॉर्पस एल्वियोलाई बिल्कुल नहीं, एट्रियम नहीं, कॉर्पस सेवी नहीं, कॉर्पस कैलोसम इज द राइट आंसर है। इसका आप देख सकते हो डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया है, वो डायग्राम आप देख लो। देखो ये बेटा कौन सा है, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। तो बेटा सेरिब्रम के बीच में ये सेरिब्रम है, तो ये जो भाग है, ये जो भाग है ना प्यारे बच्चों, ये जो भाग, ये पूरा का पूरा, इसी को क्या कहते हैं, कार्पस कॉलिसम कहते हैं। तो ये राइट आंसर था प्यारे। तो प्यारे बच्चों आज हमने जितने भी प्रश्न करे सबसे उम्दा प्रश्न से, सबसे बेहतरीन प्रश्न में से थे। इसी तरह आपको डेली यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो सीरीज को लिंक को शेयर कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेटा जोड़ने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करो बेटा, अच्छे अच्छे कमेंट करो। तो मैं राहुल सिंह आज आपकी साइंस की क्लास से विदा लेता हूं, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, नए प्रश्नों के साथ और बेहतरीन प्रश्न। जय श्री राम, सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, राम राम, थैंक यू।